अगर आपको अपनी कंट्री में ज्यादा चीजें बाहर से खरीद के लानी है तो आपके पास ज्यादा करेंसी होनी चाहिए, और करेंसी आप उतनी छाप सकते हो जितनी आपके पास गोल्ड है। तो जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड, उस कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्स है। तो इसको अगर आप उल्टा भी करो तो जो कंट्री ज्यादा गुड्स एंड रिसोर्स प्रोड्यूस करेगी उसके पास ज्यादा करेंसी आएगी, मतलब की ज्यादा गोल्ड होगा उस कंट्री के पास। अब इसके बाद 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में यूके जो था वो सबसे बड़ा रिसोर्स प्रोड्यूस करता था, वो दुनिया को अलग अलग चीजें बना के भेज रहा था। उसके बाद ज्यादा करेंसी यानी कि ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया था। यूके का जो गोल्ड भंडार थे वो बहुत बढ़ने लगे थे, और यूके की जो करेंसी थी स्टर्लिंग वो बाकी कंट्री के कंपेरेटिव ज्यादा बढ़ने लगी थी, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाउंड स्टर्लिंग घूमने लगा था। लोग इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करने लगे थे। जैसे आज की डेट में यूएस डॉलर है, उस टाइम में पाउंड स्टर्लिंग इतना ज्यादा चलता था। पूरी दुनिया के देश जितना मिलकर ट्रेड करते थे उसमें से 60% ट्रेड जो था वो पाउंड स्टर्लिंग में होता था। और कुछ कंट्री ने तो गोल्ड को संभाल के रखने की बजाय पाउंड स्टर्लिंग जो था वो संभाल के रखने लगे, क्योंकि गोल्ड के कंपेरेटिव जो पेपर करेंसी थी उसको संभाल के रखना, उसका रिजर्व बना के रखना, उसमें ज्यादा आसानी होती थी। उसके बाद ईयर स्टार्ट होता है 1913। ये वो टाइम था जब सारे समीकरण चेंज होने लगते हैं और पिक्चर में आने लगता है यूएस डॉलर। और रीजन था इस पर्टिकुलर टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होना। ये वो टाइम था जब यूके के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। लड़ाई और हथियार के चक्कर में 7.8 बिलियन पाउंड का डेट आ जाता है यूके के ऊपर। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था, उस टाइम के हिसाब से ये काफी बड़ा अमाउंट था, जिनकी पूरी जीडीपी का 25% इनके ऊपर कर्ज आ गया था। गोल्ड रिजर्व एकदम खत्म हो गए थे, और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में बाकी कंट्री को रिसोर्सेज सप्लाई कर रहा था, यहाँ पे उल्टा होने लगा। उल्टा इनको कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी इसमें यूएस तो स्टार्टिंग में न्यूट्रल रहता है, चुपचाप रहता था। कंट्री जो लड़ रही थी उसको हथियार बना बना के बेच रहा था, अपने गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहा था। और बाद में भी जब यूएस इस वॉर में घुसता है तो उसने अपने हथियार, फूड ग्रेन वगैरह देके बहुत सारे पैसे बनाए। इससे यूएस का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब इस वॉर में यूएस पैसा तो बना रहा था, लेकिन उस टाइम पे यूएस उतना आगे नहीं था, क्योंकि यूएस के पास सेंट्रल बैंक वगैरह नहीं थे। ट्रेड जो यूएस करता था उसमें भी काफी रेस्ट्रिक्शन थे, लेकिन इस वॉर में इसने अपने गोल्ड रिजर्व जो थे उसको भरा, और अपनी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक बनवाए, कई तरह के फेडरल रिजर्व एक्ट लेके आया, और अपने आप को पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उसमें स्टेबलाइज कर दिया। लेकिन ये शुरुआत थी, आने वाला टाइम और बढ़िया था यूएस के लिए। अब इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, और इस वॉर में यूएस और हथियार बेचता है, और इसकी वजह से यूएस के पास पूरी दुनिया का ज्यादातर गोल्ड इकट्ठा हो गया था। ये ग्राफ देखिए, इस टाइम पे पूरी दुनिया का जितना गोल्ड था उसका 70% यूएस के पास आ चुका था। 22,000 टन गोल्ड जो था वो यूएस के पास था, और इन सबका रीजन एक ही था, इस पर्टिकुलर टाइम पे यूएस ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, उसको बहुत ज्यादा मौका मिला एक्सपोर्ट करने का, और पूरी तरीके से इसने उसका फायदा भी उठाया। अब पाउंड स्टर्लिंग जो पूरे वर्ल्ड में रोल कर रहा था, अब उसकी जगह पे यूएस डॉलर आके बैठ गया था। और जब ये सही चीजें चल रही थी तो पाउंड स्टर्लिंग को एक और झटका जर्मनी ने भी दिया था। जर्मनी ने क्या किया, यूके का जो स्टर्लिंग था जिसका बोलबाला था पूरी दुनिया में, इसको खत्म करने के लिए जर्मनी ने स्टर्लिंग के जो फेक नोट थे उसको बना के मार्केट में डालना शुरू कर दिया, ताकि सारी कंट्री का और लोगों का इस करेंसी से विश्वास हटे, और जो रिजर्व वगैरह स्टर्लिंग पाउंड के हैं वो उसको लोग हटा दे। जर्मनी उस टाइम पे एक महीने के अंदर 5 लाख फेक नोट प्रोड्यूस करके मार्केट में डाल रहा था। इससे यूके जो था उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, उसको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। और ये सारी कंडीशन जब चल रही थी इसका सबसे ज्यादा फायदा यूएस डॉलर को मिला, और यहाँ से यूएस की मनमानी स्टार्ट होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। अब सारे जो देश थे, ब्रिटिश, जर्मनी, सोवियत यूनियन, फ्रांस, एकदम खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक यूएस था जो सही कंडीशन में था, बाकी सबकी हालत खराब थी। सारी दुनिया का जो गोल्ड था वो यूएस के पास आ चुका था। पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। अब यूएस के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा गोल्ड तो था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो यूरोपियन देश थे और जो जापान था इसकी कुछ ज्यादा ही हालत खराब हुई थी। इनको फूड ग्रेन और फ्यूल जो था उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और ये बाकी देशों से इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनके पास करेंसी तो थी नहीं, नहीं गोल्ड था, और यूएस को डर था कि ये कहीं बार्टर सिस्टम फिर से स्टार्ट ना कर दे, इससे पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, और यूएस डॉलर का जो एडवांटेज है, जो लीड कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए ये 1944 में यूएस के अंदर ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन होटल में 44 कंट्री के 700 रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा होते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। और इस पूरी मीटिंग का बस एक ही मकसद था, एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाए जिससे जो कंडीशन है वो सुधर सके। अब इस मीटिंग में यूएस कहता है कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हुई है पूरे वर्ल्ड में, ना तो ट्रेड हो पा रहा है, जबकि इकोनॉमिक जो है वो एकदम कोलैप्स हो चुकी है, गोल्ड जो है वो बाकी कंट्री के पास उसकी शॉर्टेज आ चुकी है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप सब लोग एक काम करो, आप अपनी सारी डील जो है वो खुद की करेंसी की बजाय यूएस डॉलर में करो। और हम प्लेस देते हैं और गारंटी देते हैं कि 1 आउंस गोल्ड यानी कि 28.3 ग्राम गोल्ड, इसके बदले हम $35 देंगे। मतलब कि पूरी दुनिया से कोई भी कभी भी $35 देके 1 आउंस गोल्ड ले सकता है। हमारे पास इनफ गोल्ड है। मतलब कि पहले जो कंट्री अपनी करेंसी को गोल्ड से बेक करती थी, अब वो यूएस डॉलर से बेक करे, और यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड से बेक होगा।